हेलो एवरीवन, क्लास 9। आज हम आपका जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जैसा कि आपका कुछ शॉर्ट्स वीडियो में आपने देखा था कि हमने कोवेलेंट एंड आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा था। आज हम इस चैप्टर को स्टार्टिंग से पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है हमारा क्या, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की अगर हम बात करें, यानी कि देखो भाई, नॉर्मली अगर बात करते हैं पहले एटम। एटम क्या, व्हाट इज एटम? अगर हम अपने आसपास सराउंडिंग में नियर बाय कुछ भी देखते हैं, जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, इवन कुछ भी लिविंग नॉन लिविंग जितनी भी चीजें हैं, वो सभी चीजें छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। अब इन छोटे छोटे पार्टिकलों को क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं हम एटम। अब यार ये एटम के बारे में हमें बताया सबसे पहले किसने? तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले एटम के स्ट्रक्चर के बारे में हमें किसने इंफॉर्मेशन दी? अगर एटम के स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले जिस साइंटिस्ट का नाम हमें आता है याद, तो उस साइंटिस्ट का नाम है जे थॉमसन। यानी कि साइंटिस्ट का नाम क्या भाई? जे थॉमसन। जे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट ने एक एटम के बारे में हमें इंफॉर्मेशन क्या दी? हमें इसने कहा कि एटम की जो शेप है ना, लाइक क्रिसमस पुडिंग और वाटरमेलन। जैसा कि वाटरमेलन या क्रिसमस पुडिंग, जैसे कुछ क्रिश्चियन लोग होंगे या एक डिश है क्रिसमस पुडिंग, अगर इसके बारे में पता हो ठीक, नहीं पता तो वाटरमेलन सबने देखा हुआ है। जैसा कि वाटरमेलन की बात करते हैं, वाटरमेलन को अगर हम देखते हैं, मान लो मैं उसे बीच में कट कर देता हूं, तो मुझे बीच में कट करने पे क्या मिलेगा? जैसे ही मैंने सेंटर में से काटता हूं, तो मुझे दो चीज दिखेंगी, यानी एक तो रेड पोर्शन और उसके अंदर सीड्स। मान ले तो भाई ये सीड्स दिख रहे हैं मुझे। तो जे थॉमसन ने क्या बोला कि यार एक वाटरमेलन के अंदर जो सीड्स होते हैं, ये सीड्स क्या है? हमारे इलेक्ट्रॉन है। यानी कि उसने क्या बोल दिया भाई, ये सीड्स हमारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन है। फिर इसके अलावा उससे पूछा गया भाई फिर ये रेड पोर्शन क्या है? उसने बोल दिया भाई जितना भी रेड पोर्शन है, वाटरमेलन की बात कर रहे हैं, यानी कि वाटरमेलन के अंदर ये जो रेड पोर्शन है, जिसे हम ईटेबल पार्ट कहेंगे, ये जो ईटेबल पार्ट है, उसने बोल दिया भाई ये सारा हमारा क्या होता है? प्रोटॉन होता है। तो भाई हमें यार स्टार्टिंग में तो हमें भी नहीं पता थी, यानी कि जो उस टाइम के लोग रहे होंगे, उस टाइम पे साइंटिस्ट रहे होंगे, उन्हें इतनी नहीं पता थी, तो उन्होंने मान लिया। बट यार अब देखो, कुछ ना कुछ ऐसे साइंटिस्ट रहे होंगे जो इसके बारे में और नॉलेज चाहते होंगे, तो उन्होंने क्या कराया, जे थॉमसन को बिठाया और उससे पूछना स्टार्ट करा। चलो हमने मान लिया आपके अकॉर्डिंग वाटरमेलन जैसा ही हमारा कोई एटम होता है। तो बोले यार वाटरमेलन बहुत सारे टाइप के हैं, तो यार अब कैसे पता चले कौन सा एटम क्या है? उसने बोला, उसने क्या बात बोल दी कि जितने हमारे टाइप के, जितने टाइप के वाटरमेलन है, उतने टाइप के हमारे पास एटम होते हैं। अब उससे पूछा गया यार, मान लेते हैं चलो, फिर यार ये अलग अलग टाइप के जो एटम है, ये है क्या? कौन सा किस चीज का एटम है, कौन सा किस चीज का एटम है? उसे नहीं पता थी, नहीं बता पाया। उसके बाद और चीज पूछी गई कि यार एटम की स्टेबिलिटी, एटम स्टेबल है अनस्टेबल, क्या चीज होता है? ये उसे नहीं पता चला। एटम के मास के बारे में और कोई चीज नहीं पता चली। तो जब ये बातें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो यही ड्रॉबैक्स हमारी आगे याद रहेंगी। यानी कि हमसे पूछा था कि ड्रॉबैक्स ऑफ व्हाट, जे थॉमसन मॉडल। तो जे थॉमसन की कमियां रही थी और उसके मॉडल के बारे में उसने ये सारी बातें हमें बताई। अब जे थॉमसन के बाद यार अगला साइंटिस्ट जिसने हमें और इंफॉर्मेशन दी, उस साइंटिस्ट का नाम क्या हमारा? रदरफोर्ड। तो उसके बारे में देखते हैं। तो देखो यार, अगला जो साइंटिस्ट है उसका नाम था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने प्रॉपरली एक एक्टिविटी करी, एक एक्सपेरिमेंट किया। अब उसका एक्सपेरिमेंट क्या था भाई? उसने गोल्ड फॉइल ली। मान लेते हैं यहाँ पे एक शीट लगा देता हूं मैंने, गोल्ड फॉइल, और यहां से सामने से अल्फा पार्टिकल को फेंका जा रहा है। जब उसने अल्फा पार्टिकल को गोल्ड शीट पर, गोल्ड फॉइल पर फेंका, जैसा गोल्ड फॉइल का मतलब है आपने देखा होगा एल्यूमिनियम फॉइल, इसी टाइप की पतली शीट होती है हमारी गोल्ड की। तो अब गोल्ड को यूज क्यों किया गया? गोल्ड की बहुत थिन शीट बन सकती है, इसलिए। अब जब गोल्ड फॉइल के ऊपर उसने इलेक्ट्रॉन्स को फेंकना स्टार्ट किया, तो उसने एक चीज नोट करी कि ज्यादातर पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट निकले। मान लेते हैं हमने, ये हमारी वो गोल्ड फॉइल थी। अब गोल्ड फॉइल के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन फेंके गए, मैक्सिमम पार्टिकल बिल्कुल सीधे निकल गए। यानी कि इन पार्टिकल्स के बीच में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, सीधे के सीधे निकलते हुए जा रहे थे भाई। फिर इसने और देखा, हजारों में से कोई एक दो पार्टिकल ऐसे थे जिनका पाथ हल्का सा डिफ्लेक्ट हुआ। मतलब मान लो पार्टिकल ऐसे जा रहा था, पर ये डिफ्लेक्ट हो गया ऐसे। ये पार्टिकल ऐसे जा रहा था, ये डिफ्लेक्ट हो गया ऐसे। हजारों में से कोई एक आध पार्टिकल था जो डिफ्लेक्ट हुआ। फिर उसने एक और चीज नोट करी, तो बहुत सारे हजारों में से, पता नहीं हजारों 10,000 में से कोई एक आध पार्टिकल ऐसा निकला जो क्या हुआ, जिस पाथ से गया सेम उसी से टकरा के वापस आ गया। यानी कि पार्टिकल जा रहा था ये इस रास्ते से, जैसे यहाँ टकराता है वापस आ गया। यार अब उसने देखा यार ये ऐसा क्या हो रहा है कि ये पार्टिकल वापस आया और ये कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए। तो उसने नोट किया क्या, ये जो पार्टिकल थे हमारे, ये क्या थे?
अल्फा पार्टिकल थे। इन अल्फा पार्टिकल की अगर बात करते हैं, इनके ऊपर होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो देखिए रदरफोर्ड ने हमें क्या बताया कि भाई मैक्सिमम पार्टिकल बिल्कुल सीधे दिखा दिया। अब उसने देखा क्या, 10,000 में से कोई एक आध पार्टिकल था जो हल्के से यानी कि डिफ्लेक्शन है उनके अंदर, उनके पाथ में थोड़े बहुत चेंजेस आया। अब 10,000 में से कोई एक आध पार्टिकल ऐसा था जो जिस पाथ से गया उसी पाथ से वापस आया। तो जब इसने ये बात नोट करी तो उसे पता चला कि यार ये अल्फा पार्टिकल जो होते हैं ना, इनके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज। अब भाई पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को अगर कोई चीज रिपेल करेगी तो वो पॉजिटिव चार्ज, यानी कि एक बात याद रखना भाई, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। हमारी यूनिवर्सल एक लॉ है, हमेशा जो भी सेम चीजें होती हैं यानी सेम चार्ज हमेशा क्या करता है, रिपेल करता है। बट अब सेम चार्ज यूनिवर्सल लॉ तो ये कहता है रिपेल करेगा, तो हम उसी यूनिवर्सल लॉ को यहां पर देखते हैं। अब उस यूनिवर्सल लॉ के अकॉर्डिंग अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसे अगर वापस भेजेगा तो यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज रहा होगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज रहा है तो उसने बताया, यानी कि हमारे इस रदरफोर्ड ने बताया कि यहाँ एक सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज था। वो पॉजिटिव चार्ज जो है उसने उसको नाम दिया भाई न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के ऊपर हमें पता चल गया पॉजिटिव चार्ज है। फिर वही पूछा गया रदरफोर्ड से कि इसका साइज क्या है, तो रदरफोर्ड ने एक एग्जांपल देके बताया। जैसे कि अगर हम बात करते हैं एक फुटबॉल ग्राउंड के अंदर, फुटबॉल ग्राउंड के अंदर अगर एक मक्खी उड़ रही है, ठीक है, तो जो मक्खी का साइज होगा वो उसके न्यूक्लियस का साइज है, और फुटबॉल ग्राउंड जो होगा पूरे के पूरे एटम का साइज है। रियलिटी में इतना ही बड़ा डिफरेंस आता है हमारे एटम के अंदर न्यूक्लियस और पूरे के पूरे एटम के साइज की भी। अब भाई ये सारी बातें जब इसने बता दी तो भाई अब इसके अंदर भी कोई ना कोई तो कमी रही होगी। अब इससे जब पूछा गया इलेक्ट्रॉन्स के बारे में तो इसने बताया इलेक्ट्रॉन जो है इस पॉजिटिव चार्ज यानी कि न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। अब इसने ये वाली बात बता दी। अब जब पूछा गया भाई अगर चलो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, अगर कोई भी चारों तरफ यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी भी सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो एनर्जी को लूज करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा। अगर एनर्जी रेडिएट होगी तो इसका मतलब है भाई धीरे 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 जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी तो उसका पाथ छोटा होगा। अगर पाथ छोटा होगा तो उसका सर्कुलर जो ऑर्बिट है वो छोटा हो जाएगा और एक टाइम के बाद में वो न्यूक्लियस के आके टकराना चाहिए। बट ऐसा तो नहीं होता। इसके बारे में रदरफोर्ड कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया। रदरफोर्ड इनकी स्टेबिलिटी के बारे में भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया, और इन्हीं चक्कर में इस रदरफोर्ड मॉडल को कैंसिल कर दिया गया। तो भाई देखो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है भाई।